नमस्कार, दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और प्रोग्राम हमारा बेहद खास चर्चा खास। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम उन खास राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं जो हर हफ्ते हमारे राज्य, देश विदेश में घटित होते हैं। और इस हफ्ते प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के साथ। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में हम स्वागत करेंगे उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी का, जिनको हम हर हफ्ते विशेष चर्चा के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। और आज जिस प्रश्न से प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कि लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक बिल 2026 पास हो गया है, जो कि ध्वनि मत से पास हुआ। अब इस बिल पर 9 घंटे चर्चा हुई। तो आपको क्या लगता है कि इस बिल के पास होने से पेपर लीक माफिया पर नकेल कसी जाएगी? देखिए, ये समय की मांग थी जी। पिछले 2-3 महीने से जंतर मंतर पे जब विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, उनकी ये मांग थी कि सारी व्यवस्था में परिवर्तन आए। तो सरकार की ये समझते हैं कि उस समय दबाव में भी थी, और सरकार ने 2024 में ये बिल बनाया भी था। और अब तो संशोधन है अनुचित साधनों का जो रोकथाम के लिए 2026 का संशोधन। तो विपक्ष इसको लेता है कि ये दिखावा है, क्योंकि 2024 में विपक्ष का आरोप है कि 2024 में भी बना था लेकिन पेपर तो लीक हुए। तो अब 2026 में भी विपक्ष कहता है कि कैसे आप कह सकते हैं कि रुक जाएंगे, भविष्य में भी रुक जाएंगे। देखिए, सरकार की मंशा ठीक है। सरकार ने इससे पहले नीलकनी कमेटी 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की बनाई, उनके सुझाव लेने के लिए सारी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सारे उसमें वैज्ञानिक विशेषज्ञ है सब। अब ये बिल भी दोनों राज्यसभा में और लोकसभा में पास हो गया। 9-10 घंटे की बहस दोनों संसदों में हुई। अब 2024 और 2026 में फ़र्क क्या आ गया? देखिए, पहले तो जो एक व्यक्ति विशेष है तो उसकी सज़ा 5 से 10 साल कर दी, 50 लाख का जुर्माना कर दिया। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए उन्होंने जुर्माना 5 करोड़ कर दिया और 8 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया। जो माफिया की बात आपने कही है उसके लिए उन्होंने कर दिया कि 7 से 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ जुर्माना। और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए उन्होंने कर दिया कि परीक्षा का जो खर्चा है वो भी उनसे लेंगे अगर दोबारा करानी पड़ेगी। ये थी वो। इसके साथ साथ उन्होंने आगे किया सरकार ने कि आगे समय बंद नहीं थी, अब उन्होंने समय बंद कर दिया कि 3 महीने के बीच भी ट्रायल भी होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसका निगरानी रखेगा और हर के साथ सरकारी वकील भी होगा। तो ये और उसकी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसकी अपील अगर उच्च न्यायालय में जानी है तो उसके लिए भी 30 दिन है, और वो भी 3 महीने के बीच में इसका फ़ायदा। तो एक समय महीने के बीच आगे ये एक समय की मांग थी। जो विद्यार्थियों का विश्वास उठ रहा था उसको रिस्टोर करने के लिए सरकार ने अच्छे कदम उठाए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक व्यवस्था के साथ साथ सरकार के विश्वास की बहाली की भी है। देखिए, ये कोई पहली दफ़ा पेपर तो लीक हुए नहीं। हम पिछले सेशन में ये पहले सरकारों में भी हुआ है, इस सरकार में भी हुआ, ये चल है। लेकिन 2026 में ये नेशनल स्तर पे उठ गया वांगचुक के आने से, भूख हड़ताल में और विद्यार्थियों के और विपक्ष के साथ होने। तो ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। उस चीज़ को देखते हुए सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये कर दिया। लेकिन जो संसद में बहस हुई उसमें 2 बातें से समझ नहीं आई। एक तो ये केवल एक जो भाव सांसदों ने किया है कि ये परीक्षा केवल एक पेपर मात्र नहीं है, बच्चे का, विद्यार्थी का भविष्य के साथ जुड़ा है। विद्यार्थी के भविष्य के साथ उनके माँ बाप का भी भविष्य जुड़ा है, उन पे आर्थिक बोझ भी है, दबाव भी है, तनाव भी है, उनका भविष्य भी जुड़ा है। इसलिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके तैयारी के लिए 3-4 साल लगते हैं बच्चे को, और माँ बाप भी साथ तैयार लगते हैं, वो ये सारी चीज़ देखते हुए। तो ये इसको उस महत्व से देखना चाहिए। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कोरिया का और चीन का, अमेरिका का भी 2-3 देशों को उन्होंने दिया, जहाँ पे विशेष रूप से चीन की बात आती है आगे कि उनके जो पेपर हैं राष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबो उसका नाम, उसका पेपर का राष्ट्र करते हैं कि, तो उसमें करोड़ों विद्यार्थी उसमें भी जाते हैं।
तो उसमें जो उन्होंने क्या ये बताया, जो सांसद ने कहा, संसद में चर्चा में विषय आया कि वो जिस तरह पेपर को, परीक्षा को लेकर जितनी सिक्योरिटी रखते हैं, क्योंकि जीपीएस सिस्टम ट्रैकिंग का भी रखते हैं, आर्मी भी इन्वॉल्व रहती है, सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा भी रहती है। फिर उनके साथ है कि जो पेपर सेटर हैं उनको एक अलग जगह में रखते हैं, जब तक कि सारा उनको अलग ही रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनको भी सुरक्षा देकर अलग रखते हैं। और सारे जब पेपर जाते कहाँ हैं, छपते कहाँ हैं, उनकी ट्रैकिंग होती है सारा वो करके। तो इस तरह सरकार को भी, भारत को भी गंभीरता से इस सारे मुद्दे को लेना चाहिए, क्योंकि ये एक केवल मैं इससे एक कदम आगे, जब विद्यार्थियों का भविष्य जोड़ा तो देश का भविष्य विद्यार्थियों के साथ ही जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इस सारी व्यवस्था में बुनियादी तब्दीली नहीं लाते और विश्वास बहाली नहीं करते तो देश के बच्चों के साथ देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और दूसरा जो बात संसद में आई वो ये है कि केवल एक तिथि 3 घंटे जब उसी में तिथि, इसकी बजाय लचीलापन भी आना चाहिए। कोई किसी के दुख सुख उस दिन आ जाता है, कोई पहुंच नहीं सकता, कोई हमारे कई तरह के यातायात के में बाधा आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई घर में कोई दुख आ जाता है, तो उसको 2-3 महीने बाद ये सिस्टम में होना चाहिए कि जैसे आज एक हुआ तो 4 महीने बाद दूसरा होगा, रिजल्ट सारे इकट्ठे निकले, ताकि जो रह गए हैं वो दूसरी में परीक्षा दे सके। इस तरह तनाव भी कम होगा। जो आत्महत्या होती है तो वो इसीलिए ज़्यादा होती है कि लोगों को लगता है हमारा तो भविष्य ख़त्म हो गया, पेपर के लिए हमने 4 साल 5 साल लगाए, तो वो जब मिस हो गया, किसी कारण मिस हो गया, चाहे उनको आप खुद बीमार थे या घर में कोई दुख था या रास्ते में कोई रुकावट आ गई, वो पहुँच नहीं सके सेंटर में। तो अब अभी पीछे जो हम देखें 2-2 मिनट में जो लेट आए तो उनको बाहर उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, तो ये चीज़ तनाव पैदा करती है। तो सरकार ने जो एक कदम तो ये किया कि नकल रोकने के लिए या माफिया रोकने के लिए, पर जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें लचीलापन आए, तनाव बच्चों में कम हो, माँ बाप पे भी कम हो, इसके प्रति भी जैसे जो कमेटी बनाई विशेषज्ञों की, उनसे ये भी विचार लिया जाए कि व्यवस्था के प्रति जो विश्वास और लचीलापन और सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सारे आए, तभी बात जाके बनेगी। क्योंकि ये, और फिर इसमें ये भी मैं चाहता हूँ कि ये सारे पक्ष और विपक्ष जब जिस चीज़ें सामने आए, केवल विरोध के लिए विरोध ना हो। बिल्कुल। ये जो विरोध के लिए विरोध होता है ना, वो गड़बड़ है। बच्चों का भविष्य है, देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। संसद में जैसे बातें उठी जो हुई, उसमें कुछ ऐसे बातें भी आई जो सुन के आदमी को दुख लगता है कि सबसे बड़ी देश की पंचायत है और वो हमारे प्रतिनिधि हैं, और जिस हाव भाव से वो बात करते हैं या जिस गंभीरता से मुद्दे को लेना चाहिए वो नहीं लेते। कुछ ऐसे हैं, हर मुद्दे पर राजनीति करना जरूरी नहीं, वो गड़बड़, बिल्कुल सर। उसको देश हित को सामने रखकर चर्चा होनी चाहिए, यही मैं समझता हूँ। बाकी ये स्वागत कदम है। सरकार जब आत्मचिंतन कर रही है, 2024 में कानून, उससे पहले तो कानून ही नहीं था। जो आज विपक्ष में बैठे हैं उनके समय तो ये कानून ही नहीं था। सरकार ने कानून बनाया, कानून में जो खामियां दिखी उनको वो ठीक कर रहे हैं। तो आगे भी अगर कोई जो मंशा करता है कि नहीं होगी तो नहीं आएगी, उसके समय के अनुसार सरकार को तैयार रहना चाहिए कि हाँ अगर ये खामियां तो उसको दूर करना है, क्योंकि ये राष्ट्र हित की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है। इस पर सबको गंभीरता से विचार विमर्श करके आगे की जो स्थिति, जब बाधाएं आती हैं या कोई समस्या आती है या कोई कठिनाइयाँ आती हैं, उनको दूर करना चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। सर, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विभिन्न बयानों पर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों की वजह से बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। तो आपके विचार में सांसद ऐसे बयान देते ही क्यों हैं जिससे संसद की कार्रवाई बाधित हो? देखिए, एक तो ये अगर इन बयानों को लें, इसके बाद आगे पप्पू यादव ने जो किया, नौटंकी जो की है, ये सब देखो तो एक पंक्ति में कहना चाहूँ तो ये सारी एक मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है। एक शब्द, एक लाइन में कहना तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब उनके जो प्रियंका गांधी का बयान है, देखिए जिस वैज्ञानिक को उन्होंने गौमूत्र विशेषज्ञ कहा, उसने 150 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिया, वो IIT का हेड है वहाँ पे,
और उसने देश के विभिन्न मतलब रिसर्च में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देश को विकास के लिए। उसको केवल एक गौमूत्र की टिप्पणी ये तुष्टीकरण है मुस्लिम वोट बैंक को करने के लिए और सनातन के प्रति जो उनका मानसिक बाधा है वो दर्शाती है। आगे आ जाए राहुल गांधी के, उन्होंने एक कहानी विद्यार्थी के कथित कहानी बना के जिस तरह एक इडियट शब्द का पहले छात्र की परिभाषा ली, 3 कैटेगरी बना दी, छात्र, इडियट और अंधभक्त। उसको लेके अनुराग ठाकुर ने मर्यादा की वही नोटिस भी आज हो गया उनका, अनुराग ठाकुर ने दे दिया। और उनकी टिप्पणी थी अनुराग ठाकुर की कि गांधी परिवार को लगता है 2 बड़ी होते कि एक तो गौमूत्र पर जो लिए उन्होंने, उन्होंने कहा जितनी गांधी परिवार की डिग्रियाँ उनसे ज़्यादा उस एक व्यक्ति की डिग्री है, जितना वो पढ़ा लिखा और जितना एक टिप्पणी। दूसरी अनुराग ठाकुर की टिप्पणी बड़ी स्पष्ट थी कि शायद ये संस्कारों की बात है, गांधी परिवार के जो लालन पालन है उसमें सनातन के प्रति जो संस्कार है वो इस बात को भी दर्शाते हैं कि उनकी लालन पालन कैसे हो, जो उनके घर के माहौल होगा जो जिसमें बड़े बड़े हैं तो सनातन की उनके। अब आगे ये उनके आगे उसके आगे आ जाए खड़गे, मलका राजा खड़गे की जो उन्होंने मनुस्मृति को लेके संघ को लेके बड़ी टिप्पणी करें कि संघ की सबके सारे, संघ राष्ट्रवादी संगठन है, उसमें आज तक संघ की जो 100 साल की यात्रा देखे उन्होंने राष्ट्र हित में जो उठाए हैं, ये उसको सिर्फ आप इस मनुस्मृति का नाम लेके या ये तीनों जो बयान है, ये मैं पहले जो कहा कि ये सनातन विरोधी, हिंदुत्व विरोधी और मुस्लिम तस्टीम अपने वोट बैंक बनाने, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इसी हिसाब से, उन्होंने भी इस हिसाब के बयान दिए, इनके भी हिसाब के बयान है। तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये सारे बयान चल रहे हैं। और पप्पू यादव ने तो एक और कदम आगे कर दिया, उन्होंने संत जो है सनातन की एक पहचान है, जहाँ संत दिखता है वहाँ सनातन अपने आप आ जाता है। भगवा जो है पहरावा और राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता का प्रतीक भी भगवा है, केसरी हम लेके चलते हैं। तो उस चीज़ को और दूसरी सबसे बड़ी जो आपत्तिजनक बात यह है कि चंदा चोरी कर्मचारियों की किया है, उसमें ना संत था, न कोई है नहीं, ना उनकी भूमिका, ना कुछ। क्या पप्पू यादव किसी अन्य धर्म के कपड़े पहन के ऐसी नौटंकी कर सकते हैं? किसी भी धर्म के, केवल सनातन के क्यों? ये एक अपने आप में हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले, सनातन में विश्वास रखने वाले, हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले, उनको ये एक चेतावनी भी है कि वो कितने कमज़ोर या कितने बिखरे हुए हैं कि जो कोई उठता है वो उन पर टिप्पणी करता है और किसी धर्म पे उसकी ना उंगली उठती है, ना ज़बान खुलती है, ना सिर्फ और यहाँ पे 80% सनातनी है देश में, 80 से 85% सनातन में विश्वास कर रहे हैं। मैं आप पेपर लीक की बात, चर्चा तो जो पेपर लीक की कर रहे थे, मैं आप उस दृष्टि से कहता हूँ, ये जो विपक्ष में बैठे हैं इनको ये सोचना चाहिए कि ये जो इनके सामने पेपर है, चुनावी पेपर ही है ना, इनका परीक्षा है, बिल्कुल, तो ये 20% के हल कर रहे हैं, 80% का ये भी छोड़ रहे हैं, ये पास नहीं होने वाले। फिर ये विपक्ष में बैठेंगे, मुश्किल ये है कि विपक्ष में बैठने के बाद ये विपक्ष की भूमिका करने में भी सफल हो रहे हैं। भाजपा तो 2 सीटों से आगे आई सत्ता में। 2014 के बाद जो देश की राजनीति में चुनाव हुआ, सीटें बदल गई, पक्ष वाले विपक्ष में चल गए, विपक्ष वाले पक्ष में चले गए। जो भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी श्री नेहरू जी के समय से ले आज तक भाजपा ने बड़ी अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाई। कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका निभाने में भी सफल हो रही है। वो जब प्रश्न 20% नंबर का ही करेंगे तो 80 वाला फेल है। और फिर वो मर्यादा जो होती है, जिस पद पे राहुल गांधी बैठे हैं, खड़गे जी हैं, प्रियंका अपने अपने बेशक पहली दफ़ा आई हैं पर गांधी परिवार से जुड़ी हैं, उस परिवार में रग रग में राजनीति है। उनके नाना परदादा जो भी वो पीछे देखें, नेहरू जी से लेकर जी सारे, इंदिरा गांधी, तो उसके बावजूद भी जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं
तो ये एक देश के लिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता विपक्ष और विपक्ष के बराबरी पे है। जब एक पलड़ा भारी हो जाए, दूसरा कमज़ोर हो जाए, तो वो लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी मैं मानता हूँ। पर वो जब राष्ट्र हित को ही नहीं सामने रखता विपक्ष को समझ नहीं लगती कि वो जो 80% के नंबर ही प्रश्न ही छोड़ रहा है, 80% जो बहुमत समाज है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। आज पप्पू यादव के खिलाफ पुलिस केस दर्ज हो गया, जब संसद परिषद में ही ऐसा हो रहा है। और ये एक चिंता और चिंतन दोनों की विषय बनता है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी भी 100 साल पुरानी है, वामपंथी भी कितने वर्ष पुराने हैं, और भी पार्टियाँ वर्षों पुरानी है। ये कितनी असफल रही, ये सीजी कॉकरोच पार्टी के उभरने से ही सफल हो जाना चाहिए कि वो 4 दिन में उठी पार्टी इनसे आगे निकल गई, आज ये पीछे उसके लग गए। बिल्कुल। अगर वो पार्टी उसमें जो बाद में जो उनकी तस्वीरें आई पार्टी बनाते या बचपना या जो अपरपक्वता जो वो अगर यही चीज़ बड़ी पार्टी करती, जो स्थापित पार्टी थी, तो देश की स्थिति और होती, बिल्कुल, फिर मुद्दा और गंभीर होता और स्थिति बनती। अब वो आए 2-3 दिन, तो विपक्ष को तो उनसे ही सीखना चाहिए कि वो कल का लड़का उठा, उसने पार्टी बनाई, सारा देश मगर लगा लिया, पोलिटिकल पार्टी मगर लग गई। इनको यही सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने पे अपनी करनी कथनी करें ठीक करें, तो ऐसी पार्टी जन्म ही न लेती। अब वो पार्टी अपना काम करके ख़त्म हो गई, उसका फ्यूचर इलेक्शन लड़ते हैं, क्या पोजीशन अभी तो उसको कुछ नहीं होता। पर जो स्थापित पार्टियाँ हैं उनको तो आत्मचिंतन करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो सारा चीज़ है, ये एक सनातन के विरुद्ध, देखिए आप भाजपा का विरोध कर सकते हैं, संघ का विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश की सभ्यता संस्कृति जो सनातन हमारा भगवा स्वराज कब से शुरू हुआ, छत्रपति शिवाजी ने शुरू किया ये स्वराज का, और उसी के उस झंडे के नीचे ही हमने सारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। केसरिया को हम पंजाब वाले भी विशेष मानते हैं, चाहे वो भगत सिंह थे, चाहे गुरुओं के थे। तो ये सारी चीज़ें, केसरिया रंग, भगवा रंग, ये संत का जो एक सनातन संस्कृति की प्रतीक है। संत को तो परिभाषा ये गोस्वामी तुलसीदास की, वो मक्खन से भी तरह है, दूसरे की गर्मी के साथ खुद पिघल जाता है, दूसरे का कष्ट देख के भी पिघलता है। तो संत को आज किस तरह डिपिक्ट, ये फिल्मों में भी इसी तरह, क्योंकि दिखाया है, वो भी आज से देखें 30 साल 40 साल पहले की फिल्में देखें, तो वो ये सनातन संत को, ब्राह्मण को इस तरह दिखाना कि ये, तो ये एक जो परिवर्तन आ रहा है, 2014 के बाद परिवर्तन आया, उसको समझ नहीं सके और अपनी भूमिका निर्धारित नहीं कर पा रहे भी हमने किस तरह किस मुद्दा लेना। तो ये मुद्दे इस तरह के उठपटांग बातें करके लोगों को ध्यान देता है, पर ये कोई सकारात्मक नीति नहीं है, इसका नेगेटिव परिणाम आएगा, नेगेटिव नीति है, तो ये आत्मघाती है विपक्ष के लिए। इसके लिए उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और देश के लिए दुख की बात है। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार को दिए गए आदेश की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों को बिना शर्त रिहा किया जाए, केस वापस लिया जाए। लेकिन शरारती तत्वों के बारे में कोर्ट ने कहा है कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है उन्हें राहत ना दी जाए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये दिल्ली सरकार ने क्या देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ पे आंदोलन हुए छात्रों के, सभी सरकारों ने उच्चतम न्यायालय का आदेश मानते हुए सबके घोषणा कर दी कि सबके केस वापस हो रहे हैं। दिल्ली सहित सब प्रदेशों ने कर दिए। लेकिन दिल्ली सरकार, जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि की है उनकी छानबीन हो, वो सारे के सामने ला जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। ये एक, अब इसमें देखिए जो चिंता की बात है, जो सीजीपी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और प्रधान भी हैं, दोनों व्यक्तियों ने कि जो बयान देखे, तो उन्होंने कहा जी हमारी तो सरकार के साथ हुई थी कि सब वापस होने हैं, तो ये एक हम जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों जो प्रवक्ता और प्रधान है,
ये अपने आप को किस स्थिति में समझ रहे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी वो कहता हम मानने को तैयार नहीं। और पंजाबी तो भैड़ी कहावत है, वो कहते छित्र फट जाए ना तो खुलता ही चला जाता है, इन्हों का मुँह उस तरह खुलता चला। मैं पंजाबी की कहावत है। कल के आप उठे हो, सुप्रीम कोर्ट को आप चाहते थे देश को राजनीति की तरफ ले जाना आपने। आपकी मांगे अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 2800 आदमी के पर्चे दिए कि किन पे रेप किया है, कत्ल किया है, दूसरे खो केसेस हैं, और वो फोटो के सहित है, उनके सारे उन्होंने रिकॉर्ड निकाले। इसके साथ साथ जो और आपत्तिजनक जो दुख वाली बात है कि उनके 250 पुलिस कर्मचारी उस सारे में फटर हुए। बिल्कुल। एक की पुलिस महिला कर्मचारी की तो डेथ हो गई, उनके जो टांके भी लगे, खून बहे, सब कुछ, उनके परिवारों को दुखा पड़ा। उसके प्रति विपक्ष भी चुप है। उच्चतम न्यायालय ने भी कोई नहीं उनकी टिप्पणी की। उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा कि वो एक पंक्ति उनके प्रति भी कहते कि वो अपने ड्यूटी कर रहे थे, उनके प्रति संवेदना तो करते। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति राजनीति की बन गई कि अगर पुलिस कर्मचारी अगर थोड़ी लापरवाही करते, कहते हमने गोली खानी बच्चे चले जाए, तो जो आज संसद में बोल रहे हैं इन पे हमला होता तो क्या स्थिति होती। फिर उनकी जो आखिर में जाके गोली चलानी पड़ती है कि 100-150 मीटर पहले उन्होंने रोका, आप लाठियाँ खाई, सब कुछ करी। तो इसलिए रोका कि देश में अराजकता ना बने। बिल्कुल। एक स्थिति में पुलिस ने अपने, अच्छा अब मांग रहे हैं कि विपक्ष का आ गया कि अमित शाह गृह मंत्री राहुल गांधी का जो बयान बीच में अमित शाह डर रहे थे, वो कर रहे जो नटंकीबाजी, वो उनके वो देख के मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष किस तरह गृह मंत्री को लेकर वो अपने हाव भाव और भाषा कर रहे हैं। वो तो ये देखिए कि जब पुलिस एक समय परिस्थितियों को देखते हुए, उसके साथ मजिस्ट्रेट भी होता है, एक उच्च अधिकारी भी होता है। अब जैसे मॉब आई, वो होम मिनिस्टर को फ़ोन थोड़ा करने जा रहे हैं, वो तो स्थानीय अफसर जो गजटेड अफसर है, सीनियर या एसडीएम, डीसी या एसएसपी या एसीपी या कोई उस लेवल का अफसर है, वो परिस्थितियों को देख के ऑर्डर करता है कि हाँ अब हमें गोली चलानी पड़ी है, पानी बुछाड़ करनी पड़ेगी, पैलेट गन चलाना पड़ेगा, जैसे भी बचते। उसके बाद देखा जाता है भी क्या कार्रवाई। अब पुलिस को अगर आप निरुत्साहित करोगे, उसको आप डिमोरलाइज करोगे, उनके जो परिवारों के दुख के साझेदार नहीं बनोगे। देखिए पुलिस का जन्म ही सभ्य और असभ्य के बीच के लिए हुआ है। सभ्य समाज को पुलिस की जरूरत नहीं है, असभ्य समाज को तो ज़रूरत है। उनके बीच, सभ्य और असभ्य के बीच पुलिस दीवार बन के खड़ी है। ये आपराधिक वृत्ति के जो लोग थे, ये सभ्य समाज के हैं, तो उनको रोकने के लिए पुलिस को जो परिस्थितियों में जो फैसला लिया, गलत तो सही वो बाद में न्यायालय करेगा, ये व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। वो न्यायालय फैसला करेगा, हाँ उसका फैसला गलत था या सही था, वो न्यायालय के पास जाए, जिसको भी कंप्लेंट है। पर आप यही कहें कि जो हम है वो ही ठीक है, हम उस समय न्यायालय को भी नहीं मानते, तो ये एक गलत बात है। कोर्ट ने देखिए निर्दोष हैं, कई बालक भी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी उस जोश में आए, बोल गए, चले गए। सरकार ने भी, कोर्ट ने भी एक मानवीय पक्ष लिया, सरकार ने भी मानवीय पक्ष लिया, और ये ठीक है। पर जो आपराधिक वृत्ति हैं उनके प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पुलिस को है उसको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। उसके साथ भी सरकार और न्यायालय दोनों को खड़ा होना चाहिए कि हाँ उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, और उनका भी भविष्य है, सब कुछ देखते हुए। तो ये एक जो पुलिस के प्रति नज़रिया, इस पे भी बदलाव आना चाहिए मेरे। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कांग्रेस में जारी कलह की। सर, कांग्रेस में जारी कलह को शांत करने के लिए प्रभारी भूपेश बघेल एक बार फिर से पंजाब आए हुए हैं, और अपने 9 दिन के दौरे के दौरान वो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। अब आपके विचार में इस कलह का समाधान किस तरह से निकाला जा सकता है? देखिए थोड़ा सा पीछे चले, कांग्रेस 2002 में सत्ता में आई, फिर 2017 में सत्ता में आई। बिल्कुल। कांग्रेस में पंजाब में सत्ता का उस दोनों जो है उसमें मुख्य भूमिका कैप्टन अमरिंदर सिंह की रही। उनका नाम था, उनका कद है आज भी, मतलब उनका पंजाब की राजनीति में वो बेशक वो
केंद्र बिंदु नहीं, उनका नाम गुडविल, वो एक जगह है, उनकी छवि है एक इस तरह। लेकिन 2022 के चुनावों से पहले जो अंतर्कलह आज चल रही है स्थायी को देखते हुए, 22 के चुनाव से पहले भी यही पोजीशन थी। बिल्कुल सर। और उस स्थिति में नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये इनका चलता था, तो अल्टीमेटली 4-6 महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस बेइज्जत स्थिति में बाहर किया गया, आरोप लगाए गए, चलेंगे, उसके बीच फिर आगे भी जट सिख कौन सा लीडर बने, वो जट सिख को डिसाइड नहीं कर सका राष्ट्र नेतृत्व कांग्रेस का, तो उन्होंने चन्नी जो एक दलित पत्ता खेला वे 2022 में, क्योंकि पंजाब की राजनीति में 35% दलित और पिछड़े हैं, तो उन्होंने दलित चिड़ा खेल दिया। बिल्कुल। और वो मुख्यमंत्री और वो 6 महीने 4 महीने रहे वो, पर 22 में चन्नी आप भी दोनों सीटों से हार गए, कांग्रेस भी 70 से 18 पे पहुँच गई, तो उन कांग्रेस को लगा कि अब ये पत्ता जो उन्होंने खेला तो ठीक नहीं है। चाहिए तो ये था कुछ ही समय अपने आप में परिवर्तन करते या क्लैरिटी रखते हुए किस लाइन पे हमने जाना है। अब 2027 आ गए, भूपेश बघेल जी पीछे भी गए हैं, अब आए हुए हैं। इन्होंने जो मीटिंगें ली हैं वहाँ पे चन्नी ग्रुप आया ही नहीं। ये कहते हैं सब ठीक है कांग्रेस में, ठीक है। उनके जो बड़े लीडर हैं चन्नी के जो सपोर्ट कर रहे हैं वो साइलेंट है इस समय। जब ये पेपर लीक का मामला आया था तो बड़े पार्लियामेंट में थे, ये पंजाब में चन्नी कर रहे थे, तो 2 अलग अलग धाराएं चल रही हैं। तो अब चन्नी उपचुनाव जब जीत के चौधरी संतोष सिंह के डेथ के बाद जब जलंधर से सीट जीत गए, अब स्थिति ये समझे, पंजाब की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चरणजीत चन्नी चीफ मिनिस्टर पूर्व हो गए, वर्तमान सांसद हो गए, सत्ता का चस्का तो इनको पड़ गया। बिल्कुल। और इनको ये भी समझ लग गई है कि 35% दलित और चेहरा है। ये कांग्रेस के बीच में एक जट सिख और दलित सिख की शुरुआत है, जो मैं पहले कहता था कि पंजाब की राजनीति में आने 5 सालों में परिवर्तन आएगा। अब ये परिवर्तन विद इन पार्टी शुरू हो गया, और जो नेशनल लीडरशिप है कांग्रेस की वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किसको, उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश करी, भाई भाजपा को एक जगह नेता पर विपक्ष कर दिया, वड़िंग को प्रधान कर दिया, इनको चेयरमैन इलेक्शन कमेटी कैंपेन कमेटी बना दिया बने, और नाम दे दिया राहुल गांधी का कि पंजाब में चुनाव। राहुल गांधी को पंजाब में कौन पूछता है? बिल्कुल, राहुल गांधी को कोई नहीं पूछता। वो कांग्रेस के अपने नेता की, हर नेता की अपनी पहचान। कांग्रेस के पास पंजाब में 10-12 चेहरे ऐसे हैं जिनकी अपनी पहचान है, अपने अपने क्षेत्र में वो पार्टी से ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल, ये चीज़ राष्ट्र नेतृत्व नहीं समझ पा रहा। गुरजीत राणा ले लें, वड़िंग ले लें, सुखी रंधावा ले लें, प्रताप बाजवा ले लें, सिंगला ले लें, और चेहरों को आप जाएं तो आपको पता लगेगा पंजाब के अपने कांग्रेसी चेहरे जो लीडर हैं वो मजबूत है, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है। ये बात समझिए। अब वो संतुलन बनाना चाहने में कांग्रेस सफल हो रही है। अब दूसरी तरफ देखें तो 2027 सबका निशाना है। कांग्रेस के अंतर्गत तो स्थिति स्पष्ट हो गई, ये इसी चक्र में है। कंक्लूड कांग्रेस को लेकर करूँ तो कांग्रेस कैप्टन के बाद अपना कैप्टन ढूंढ रही है। बिल्कुल, वो कैप्टन मिल नहीं रहा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक रीजनल लेवल पे, एक कोई माजवे में है, कोई मालवे में है, कोई दुआबे में है। इस तरह हर एक क्षेत्र में अपने अपने चेहरे की पहचान है, मजबूत चेहरे हैं, उनकी साख भी है, सब कुछ। पर पंजाब स्तर पर किसी एक का कोई कैप्टन बने, वो बनाने में अभी कोई नहीं है। मुश्किल आ रही है। वो डिसीजन लेना था कांग्रेस के राष्ट्र नेतृत्व, वो ले नहीं पा रहा। ये समस्या है खड़ी। तो पंजाब की राजनीति तीन बिंदु हैं। जाति के जो समीकरण देखें, जट सिख दलित और हिंदू। अब आम आदमी पार्टी का अभी पिछले 4 महीने में देखो तो उन्होंने बड़ा अच्छा बैलेंस बना के चले हुए हैं। उन्होंने सारे प्रधान भी, मुख्यमंत्री भी, और दूसरे सारे जट सिख और दलित, उनके फ्रांस चीमा, ये सब उन्होंने अपना बैलेंस रख के अपने कैंपेन में शुरू हुआ। उनको उनकी एक रणनीति को देखते हुए भाजपा ने भी वो कर दिया। भाजपा ने भी पिछले 6-7 महीने में अपने सारे चेहरा और
बदलने की कोशिश की थी कि जो हिंदुओं की पार्टी है वो आज पंजाबियों की पार्टी बनाने की तैयारी में। केवल सिंह ढिल्लों उन्होंने एक अच्छा चेहरा सामने लिया है। उनके ग्रेवाल थे, उन्होंने मिनॉरिटी कमीशन के उनको चेयरमैन बना दिया, 2000 से आ गए। तो अभी उनका संगठन पे विचार मर्श चल रहा है। वो भी अपनी गोटियाँ दलित, हिंदू और हिसाब से अश्विनी शर्मा, जाखड़ है, सारे ये ग्रुप उनके हैं, तो उनके भी बड़े नाम उनके साथ खड़े हैं, तो वो भी बैलेंस बना रहे हैं। अब जो समस्या वो कांग्रेस की आगे फंस गई, बिल्कुल सर, क्योंकि 2027 ये अकाली दल बादल की भी समस्या, उनके पास भी वो एक वर्ग विशेष ही है। शहरों में उनके पास भी हिंदू चेहरा कोई नहीं है। तो ये पंजाब के वो ही आगे निकलेगा जो पंजाबी की पार्टी बनेगा, जो तीनों को संतुलन बना के चलेगा। अब आम आदमी पार्टी संतुलन बनाने में इस समय कामयाब है। बिल्कुल। भाजपा उस लाइन पे चली हुई है कि संतुलन बने, और 2027 में भाजपा को जो है कि सेंटर का सपोर्ट भी है, और ये सारा उसको एक लाभ। अब कांग्रेस की जो बघेल साहब आए हुए हैं, जब चन्नी ग्रुप आगे दबाव बना रहा है, अब राजा वड़िंग का बयान है कि पार्टी के हित को बचाओ, मेरे को प्रधानगी नहीं चाहिए, ये दबाव है। अब इस दबाव में आगे कितना झेलते हैं, इसके साथ मेरा ये कंक्लूड मैं ये करता हूँ कि ये पंजाब की राजनीति में जो कांग्रेस का फैसला होगा, देखिए आज करती है, ये अल्टीमेटली पंजाब की सभी पार्टियों में एक स्थिति आएगी, दलित और जट सिख की। बिल्कुल। क्योंकि हिंदू की स्थिति उतनी नहीं है जितनी, क्योंकि जो मजहबी सिखों की संख्या बहुत ज़्यादा है, रविदासी और मजहबी सिख, तो वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर बनेगा आते 2-3 साल में। 22 के बाद, मतलब 27 के बाद 32 तक आ जाए। बिल्कुल। तो ये संघर्ष का दौर शुरू हुआ, कांग्रेस से ये शुरू हो गया, क्योंकि ये वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वर्तमान सांसद भी है, तो वो स्थिति उनके फेवर में जाती है। दूसरे जो अगर कोई दूसरा बने वो फिर उसकी स्थिति कमज़ोर होती है ना। बिल्कुल सही। क्योंकि वो जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहा है, वर्तमान सांसद भी है, अगर कल को उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो फिर वो बगावत गए थे। तो वो बगावत को रोकना कैसे है, ये अब कांग्रेस का अपना है। अभी तक तो गुटबंदी सीधी स्पष्ट है। 8-10 दिन में ये जो कार्यकर्ताओं की मीटिंगें हो रही है, ये मकसद तो सिर्फ ये है कि कैप्टन के बदले जो कैप्टन है अब उनको ढूंढा जाए। कैप्टन पहले बने तो फिर टीम बनेगी ना। बिल्कुल सर। अब वो कैप्टन ही नहीं बना रहा तो टीम तो अभी बाद की बात है। तो ये एक चिंता और चिंतन दोनों कांग्रेस के लिए समस्या बनी हुई है इस समय। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। अगले हफ्ते और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।